मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने नवमांश कुंडली और वर्गोत्तम ग्रह आदि के बारे में बातचीत की, लेकिन कुछ बातें उस वीडियो में रह गई थीं, इसलिए हम आपके समक्ष यह दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि में होता है और नवमांश कुंडली में भी वह नीच राशि में ही होता है। तो दिमाग में यह आता है कि यह दोनों ही कुंडलियों में नीच राशि में है, इसलिए बहुत बुरा हो गया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वह ग्रह वर्गोत्तम हो गया। जिस राशि में जन्म कुंडली में है उसी राशि में नवमांश कुंडली में है, इसलिए वर्गोत्तम हुआ और इस कारण से उसका फल अच्छा ही होगा, उसको बुरा नहीं कह सकते। तो आप यह ध्यान रखें कि कोई ग्रह चाहे नीच राशि में हो चाहे शत्रु राशि में हो, वह यदि वर्गोत्तम है तो उसका शुभ फल ही होता है, और यदि वह स्वराशि या उच्च राशि में होकर वर्गोत्तम हो तो और भी अधिक अच्छा फल होगा। अब दूसरी बात है कि ज्योतिष के ग्रंथों में बहुत से योग दिए हुए हैं कि जैसे भाग्य स्थान का स्वामी जिस नवमांश में हो, उस राशि का स्वामी जिस राशि में नवमांश में है, उस राशि का स्वामी यदि जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण में अपने उच्च राशि स्वराशि में हो, शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। अब इसका कारण क्या है, और यह चीज़ हम सब ग्रहों के लिए देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली में जिस ग्रह की राशि में है, वह ग्रह यदि बलवान है, शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति में है, तो उस ग्रह को काफ़ी बल मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए धन स्थान का स्वामी नवमांश कुंडली में सूर्य की राशि में है और उस व्यक्ति का सूर्य जन्म कुंडली में उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो उस द्वितीयेश को, दूसरे स्थान के स्वामी को काफ़ी बल मिल गया, वह बलवान हो गया और द्वितीय भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है उनके शुभ फल मिलेंगे। यह एक सूक्ष्म विचार है जो नवमांश कुंडली से देखा जाता है। वैसे तो सभी ग्रहों का यह देखना चाहिए कि कोई ग्रह जन्म कुंडली में जिस ग्रह की राशि में बैठा है, वह ग्रह भी यदि बलवान है लगन कुंडली में भी, तो भी उस ग्रह को बल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए चतुर्थ स्थान का स्वामी शुक्र की राशि में बैठा है और शुक्र यदि उच्च का है तो चतुर्थ भाव के स्वामी को भी उससे बल मिल जाएगा, उसकी स्थिति भी शुभ होगी उसकी वजह से। और इसी तरह कोई ग्रह जिस ग्रह के नवमांश में बैठा है, वह नवमांश का स्वामी बलवान होने से भी उस ग्रह को बहुत बल मिलता है। अब दूसरी बात लेते हैं। देखिए, नवमांश लग्न, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जिसका समय बहुत ही एक्यूरेट हो जन्म का, उसी का नवमांश लग्न सही होता है। अब जन्म समय एक्यूरेट होने में थोड़ा बहुत फ़र्क हो ही जाता है, तो वह ज्योतिषियों को परिश्रम करके सही जन्म समय निकालना चाहिए और निकाल सकते हैं व्यक्ति के लक्षण देखकर। और पुराने ग्रंथों में, पुराने ज़माने में तो घड़ियाँ भी नहीं होती थी और ज्योतिष तो बहुत पुरानी विद्या है, तो उस समय ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि कैसे निश्चित करें कि इसका समय क्या है। तो वह कुछ बातों से ही निश्चित करते थे कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो वह जन्म जिस कमरे में हुआ, उस कमरे का गेट, उसका द्वार कौन सी दिशा में था, उस कमरे में कितनी औरतें थीं, और उस ज़माने में दीपक हुआ करते थे, तो दीपक कमरे की कौन सी दिशा में, कौन से कोने में जल रहा था, उसमें कितना तेल था, कमरे में कितनी महिलाएं थीं, और बच्चे के शरीर पर कोई बर्थ मार्क, कोई तिल, लहसुन आदि, उसके आधार पर यह फाइनल हो जाता था कि इसका लग्न ये है। क्योंकि जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि ये ग्रह इन इन स्थितियों में हो या ये नवमांश हो, तो उस कमरे का गेट इस दिशा में होगा, उस कमरे में इतनी महिलाएं रही होंगी, माता ने प्रसव से पहले क्या खाया था, आदि आदि। तो वह तो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे तो। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके स्वभाव को लेकर, उसकी घटनाओं को लेकर यह तय कर सकते हैं कि इसका नवमांश यह होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है ज्योतिष में कि नवमांश लग्न जो होता है
उस लग्न के स्वामी ग्रह के अनुसार व्यक्ति का शरीर होता है, स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है, या जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक बलवान हो उसके अनुसार उसका शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व होता है। तो नवमांश लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है? जैसे मान लीजिए शुक्र है, तो वह व्यक्ति सुंदर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। और वही यदि शनि है तो थोड़ा आकर्षण कम होगा, थोड़ा व्यक्तित्व में कुछ कमी आ जाएगी, शनि का थोड़ा स्वभाव आ जाएगा, आलसीपन होना आदि। हालांकि यह विषय बहुत कठिन है, लेकिन यदि परिश्रम करें तो निकाल सकते हैं कि एक्यूरेट जन्म समय क्या है। उसकी दशांतर दशा से घटनाओं का समय निकाल के, परिश्रम साध्य काम तो जरूर है लेकिन निकाला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और नवमांश लग्न सही निकालने से बहुत सारी बातों का सही पता चल जाता है। एक तो जैसे यही कहा गया है कि नवमांश लग्न का स्वामी जो ग्रह हो उस ग्रह के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव, व्यक्तित्व, शरीर होता है, तो वह पता चलेगा। फिर ऐसा भी कहा गया है कि चंद्रमा जिस नवमांश में हो उस नवमांश के स्वामी ग्रह के अनुसार व्यक्ति का वर्ण होता है। वर्ण यानी उसका रंग रूप जो है, रंग जो है वह नवमांश में चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि के स्वामी के अनुसार होता है। कि जैसे शनि के नवमांश में है तो सांवला। अब देखिए इस रंग में बात यह है कि जैसे माता पिता दोनों का ही रंग यदि बहुत गोरा है तो उनके एकदम काला बच्चा तो कैसे जन्मेगा। लेकिन यह हो सकता है कि अपेक्षाकृत कुछ कम गोरापन हो, या जो अंग्रेज लोग हैं उनकी हफ्सी की तरह काला लड़का कैसे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक ही माता पिता की संतान एक ही तरह के वातावरण में पले बढ़े, लेकिन एक का रंग बहुत गोरा है और एक का रंग थोड़ा कम गोरा या सांवले में आ जाता है। ऐसा होता है, वो उनकी ग्रह स्थिति के कारण ही होता है। देखिए नवमांश लग्न तय करने में हमारे जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उनमें लक्षण बताए गए हैं कि मेष राशि में मेष का ही नवमांश हो तो व्यक्ति ऐसा ऐसा होता है, ऐसा उसका स्वभाव होता है। तो कुल मिलाकर के 108 नवमांश होते हैं। तो उनकी चर्चा तो हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही लंबी बात हो जाएगी। मैंने आपको एक संकेत दे दिया है कि जिसको हम या तो आगे जो वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे उनमें प्रस्तुत कर देंगे, या आप पुस्तकों में यह जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे मेन जो कहा जाता है नवमांश हेतु कलत्र सौख्यम, कि नवमांश का विचार स्त्री के सुख के लिए, पत्नी के सुख के लिए या वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। तो उस विषय में अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए उस विषय में हमारे जो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ हैं, जो शास्त्रीय ग्रंथ, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है कि यदि नवमांश लग्न का स्वामी बलवान हो, केंद्र त्रिकोण में, स्वय राशि में, जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति का विवाह समय पर हो जाता है। जब भी कोशिश करते हैं शीघ्र हो जाता है और ज़्यादा अड़चन नहीं आती है और वैवाहिक सुख उसे अच्छा मिलता है। लेकिन वही यदि नवमांश लग्न का स्वामी निर्बल हो, खराब स्थिति में हो, तो विवाह में विलंब होता है, वैवाहिक सुख में कमी रहती है। और ऐसा भी कहा गया है कि नवमांश लग्न में पाप ग्रह हों और सप्तम भाव में, सप्तम भाव मध्य जो जन्म कुंडली में लिखा रहता है कि सप्तम भाव इस राशि में इतने अंश, इतने कला, इतने विकला पर सप्तम भाव का मध्य है, वह नवमांश कुंडली में देखें कि कौन सी राशि में पड़ता है। और उस राशि में भी यदि पाप ग्रह हों, अर्थात सप्तम भाव मध्य के नवमांश में भी पाप ग्रह हों और नवमांश लग्न में भी पाप ग्रह हों, तो फिर वैवाहिक सुख नहीं मिलता, या तो उसका विवाह नहीं होता या विवाह होने पर भी वैवाहिक सुख में बहुत कमी रहती है। और ऐसा भी बताया गया है कि नवमांश कुंडली में नवमांश लग्न का स्वामी यदि मंगल हो तो स्त्री का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होता है और उसका आचरण अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह, पाप ग्रह है। और वहीं यदि नवमांश लग्न का स्वामी सूर्य हो तो स्त्री पतिव्रता होती है लेकिन प्रकृति उसकी भी उग्र होती है। और यदि नवमांश लग्न का स्वामी चंद्रमा हो तो शांत प्रकृति होती है, वह उसको स्त्री सुंदर भी मिलती है। और बुध हो तो वह बहुत चतुर भी होती है, सुंदर भी होती है और कुछ उसमें कलाकारी भी होती है, कोई कुछ
कलाकार टाइप की लड़की होती है, होशियार होती है कामों में। और नवमांश लग्न गुरु का हो तो वह सदाचारिणी, तीर्थ, नेम व्रत में रुचि रखने वाली होती है। शुक्र हो तो श्रृंगार प्रिय, चतुर, सुंदर, शौकीन, भोग विलास में प्रवीण, लेकिन आचरणहीन होने का भय होता है। यदि नवमांश लग्न का स्वामी शनि हो तो स्त्री क्रूर स्वभाव वाली, नीच संगति वाली, पति के विरुद्ध आचरण वाली होती है। यदि नवमांश लग्नेश राहु या केतु के साथ हो तो गुप्त दुराचारा, दुष्टा, कुटिला, पति विरुद्ध आचरण करने वाली स्त्री होती है। और नवमांश लग्न का स्वामी यदि जन्म कुंडली में व्यय स्थान में हो तो जातक स्त्री से संतुष्ट नहीं होता। नवांशपति पाप ग्रह, पाप युक्त, पाप दृष्ट हो तो स्त्री झगड़ालू होती है। नवमांश शेष जन्म कुंडली में शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो या स्वय राशि व केंद्र त्रिकोण में हो तो स्त्री का पूर्ण सुख मिलता है। जन्म कुंडली में नवमांश शेष दूसरे 11वें स्थान में हो, भाग्येश के साथ हो तो व्यक्ति को ससुराल से लाभ होता है। स्त्रियों द्वारा अनेक प्रकार से लाभ होता है। यदि नवमांशेष पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो तो स्त्रियों से संबंध अच्छे नहीं रहते। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिवोर्स हो, फिर दूसरी शादी हो। तो जितने पाप ग्रहों का प्रभाव होगा उतने ही डिवोर्स, उतनी ही शादियां भी लिखी है शास्त्र में। और नवमांश लग्नपति जन्म कुंडली में दूसरे स्थान में हो तो विवाह के बाद धनवान हो जाता है। नवमांश लग्नपति जन्म लग्न में स्वराशि में हो, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 10वें स्थान में हो तो सुंदर भाग्यशाली स्त्री का लाभ होता है। नवांशपति जन्म लग्न में 6, 8वें हो तो स्त्री का वियोग या हानि होती है। जन्म लग्नेश जहाँ हो वहाँ के नवांशपति के घर में जब गोचर में गुरु आए तब स्त्री लाभ यानी विवाह होने की संभावना होती है। लग्नेश शत्रु या नीच नवांश में हो तो स्त्री की हानि या विवाह में बाधा होती है। तो इस तरह के योग शास्त्रों में बताए गए हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इन योगों को सर्वस्व भी नहीं मान लेना चाहिए कि यह योग है तो जैसा मैंने बताया एज इट इज़ वैसा ही फल हो गया। ज्योतिष में कभी भी एक ही नियम को लेकर फलादेश नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर विवाह का विचार कर रहे हैं तो न केवल सप्तम भाव बल्कि द्वितीय भाव, व्यय स्थान जो कि सैया सुख का है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। शुक्र जो विवाह का कारक ग्रह है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए बृहस्पति पति का कारक है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स लिखकर फिर उनमें शुभ पॉइंट अधिक आए तो शुभ फलादेश, अशुभ पॉइंट अधिक आए तो अशुभ फलादेश, इस ढंग से फलित कहा जाता है। यह जो मैंने बातें आपको बताई यह केवल एक दिशा देने के लिए, दिमाग को एक सोचने के लिए, राह देने के लिए बताई है। इस विषय में आप सोचें और फिर उसे प्रैक्टिकल में देखें तो आपका अनुभव बढ़ेगा। और वर्गोत्तम ग्रहों के लिए कुछ बातें और जो बताई गई हैं शास्त्रीय ग्रंथों में वह आपको बताते हैं कि चंद्र और गुरु केवल वर्गोत्तम हो जाएं तो भी बहुत शुभ फल है, राजयोग के बराबर फल कहा गया है। शुक्र भी वर्गोत्तम होकर उत्तम भाग्य योग बनाता है। लग्न का वर्गोत्तम होना विशेष लाभप्रद है। वर्गोत्तम लग्नगत चंद्र या स्वयं नवांशगत चंद्रमा शुभ सौभाग्यप्रद कहा गया है। शुभ ग्रह या पाप ग्रह भी वर्गोत्तम स्थिति में शुभ फलप्रद ही सिद्ध होता है। वर्गोत्तम लग्नेश यदि वक्री हो साथ ही आत्मकारक ग्रह के साथ हो तो उसे अधिक बलशाली एवं श्रेयस्कर समझना चाहिए। इस प्रकार की ग्रह स्थिति को दृष्टि में रखते हुए भविष्य कथन में आश्चर्यजनक रूप से सफलता मिलती है। अब यह आत्मकारक जो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? देखिए, जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंशों का हो वह ग्रह आत्मकारक कहलाता है। तो यह एक ज्योतिषी के अनुभव की बात है, यह जो योग आपको बताया है। तो प्रिय मित्रों, नवमांश कुंडली के बारे में बहुत सी बातें आपको बताई। अब देखिए, नवमांश कुंडली में थोड़ा मतभेद है ज्योतिषियों के बीच में, ऋषियों के बीच में। अब वह मतभेद तो आप अपने अनुभव से ही दूर कर सकते हैं। किसी ज्योतिषी का अनुभव कुछ कहता है, किसी का कुछ कहता है।
अब जैसे कहा गया है कि किसी किसी के विचार से राशि को यानी जन्म कुंडली को, जन्म लग्न को जितना महत्व दिया जाए, नवमांश कुंडली को उसका आधा महत्व देना चाहिए और अन्य वर्गों को राशि का चौथाई महत्व देना चाहिए। लेकिन मंत्रेश्वर महाराज ने अपने फल दीपिका नामक पुस्तक में लिखा है कि बहुत से ज्योतिषियों के मत से नवमांश को वही महत्व देना चाहिए जो राशि को यानी जन्म कुंडली को। और कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ गए हैं। वे कहते हैं कि नवमांश को राशि से भी अधिक महत्व देना चाहिए। राशि वृक्ष के समान है, नवमांश फल के समान है। छोटे वृक्ष में कलमी आम आ सकता है, परिणाम उत्तम सुगंध युक्त सरस आम का फल। लंबे और बड़े सघन आम के वृक्ष में भी छोटे छोटे खट्टे आम आ सकते हैं, परिणाम खट्टा आम। यह तो बात बहुत ही प्रामाणिक रूप से कही गई है कि यदि ग्रह उच्च राशि में हो किंतु नीच नवमांश में हो तो अशुभ फल करता है। इसके विपरीत ग्रह नीच राशि में हो किंतु उच्च नवमांश में हो तो उत्तम फल करता है। तो इस तरह प्रिय मित्रों, नवमांश के बारे में मैंने लगभग सभी स्थितियाँ, सभी बातें कवर करने की चेष्टा की है। हालांकि ज्योतिष ऐसा विषय है, यह महासागर है, इसमें किसी भी टॉपिक पर आपको सब कुछ बता दिया ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ बता दिया यह बात ज़रूर हो सकती है। तो नवमांश के बारे में आपको मैंने मुख्य मुख्य जो जानकारी है वह सभी इन दोनों वीडियोज़ में कवर की हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और मेरी चेष्टा रहेगी और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ अपलोड करते रहने की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।